आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्रानुसार दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो सही कथन हमें चुनना है। तो पहला हमें ए के रूप में दिया हुआ है कि डी बिंदु डी पर कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। ठीक है, ये हमें दे दिया कि बिंदु डी पर कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। दूसरा बी कहता है कि इसका कोणीय संवेग नियत है। ठीक, तीसरा कहता है सी के रूप में कि सूर्य के सापेक्ष ग्रह पर लगने वाला परिणामी बल आघूर्ण शून्य है। और इस तरह बोला जा रहा है अंतिम विकल्प में कि ग्रह का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें चुनना होगा कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो देखिए इसकी स्थिति हम बता देते हैं। ये जो दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये ग्रह की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और सूर्य इसके इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के नाभि में उपस्थित है। ग्रह देखिए इसके चारों ओर परिक्रमा करता है तो अलग अलग बिंदुओं पर वो पहुंचता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु ए पर सबसे अधिकतम दूरी पर वो ग्रह होगा, बी बिंदु पर सी, क्रमशः डी जहां पर वो न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा। इसके अलावा ई, एफ, कुछ इस तरह से इनमें अलग अलग पद दिए हुए हैं कि अलग अलग स्थितियां दी गई हैं उस ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए। चलिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि बिंदु डी पर इसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। तो बिंदु डी की बात करें, डी की कुल ऊर्जा को हम क्या कहें? कुल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा हम कुल रूप से कहते हैं। ये किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा का मान अगर हम ग्रह के लिए ग्रह की यांत्रिक ऊर्जा देखते हैं, ग्रह की यांत्रिक ऊर्जा, तो यदि कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है या कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो ग्रह की अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो वो यहाँ पर ई के रूप में प्रस्तुत होगा। कुल रूप से मान होगा ऋणात्मक रूप से कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बटे यहाँ पर कितना बनता है? यहाँ पर बनता है 2r। तो कुल रूप से अभी हम देखें तो जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को, एम सूर्य के द्रव्यमान को, चूंकि इसका मान कहीं ज्यादा होगा ग्रह के द्रव्यमान से। इसके अलावा जो r दूरी है वो ग्रह और सूर्य के लिए उसके ताक्षणिक दूरी को प्रदर्शित करता है या औसत दूरी हम कह सकते हैं। तो ये मान हमेशा हमें क्या मिलेगा? ये मान हमेशा हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो अगर हम डी पर कुल ऊर्जा की बात करें ऋणात्मक है तो ये बिल्कुल सही है। इसे हम हर टर्म पर बोल सकते हैं, हर स्थिति पर बोल सकते हैं। जो बिंदुएं जैसे ए बी सी डी हमें दी हुई है, यहाँ पर कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक ही होगा। दूसरा बोला है बी ऑप्शन में कि इसका कोणीय संवेग नियत है। तो अभी हम बात करते हैं कि कोई ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो केपलर के द्वितीय नियम का हम उपयोग करते हैं। तो केपलर का द्वितीय नियम कहलाता क्या है? ये कहलाता है क्षेत्रफलीय वेग का नियम, क्षेत्रफलीय वेग नियम के रूप में। ठीक, तो क्षेत्रफलीय वेग नियम हम किसे कहते हैं? केपलर का द्वितीय नियम है। और ये बताता क्या है? ये बताता है कि कोई ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। ठीक, इसे हम क्या कहें? इसे हम कहें कि डी ए बटे डी टी, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है वो, ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है, यहाँ पर हम लिखें एल बटे 2m के रूप में। स्मॉल m हम क्या कहें? स्मॉल m ग्रह के लिए उसका द्रव्यमान एल कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्षेत्रफलीय वेग जो होता है वो नियत होता है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये नियत है। नियत है इसका मतलब क्या है? डी ए बटे डी टी का मान नियत होगा, तो ये एल बटे 2m भी नियत होगा। तो एल का मान भी अगर हम देखें तो वो भी एक नियत राशि ही रहने वाली है, क्योंकि ग्रह का द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो एल नियत है, मतलब कोणीय संवेग यहाँ पर नियत है। कोणीय संवेग संरक्षित होती है। क्यों संरक्षित रहती है? क्योंकि हमेशा सूर्य के द्वारा ग्रह के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगाया जाता है हर एक स्थिति पर, जिसकी दिशा कहाँ होती है? हमेशा सूर्य से केंद्रीय अंदर की ओर होती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कोणीय संवेग यहाँ पर नियत होता है अलग अलग स्थितियों पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो भी सही है। ऑप्शन सी देखें कि सूर्य के सापेक्ष ग्रह पर लगने वाला परिणामी बल आघूर्ण शून्य है। तो तीसरा ऑप्शन सी हमें पूछता है कि परिणामी बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण की बात करें, परिणामी बल आघूर्ण, ठीक है, इसे टाउ से प्रस्तुत अगर हम करते हैं तो बल आघूर्ण क्या होता है? लगने वाला बल गुणा जो दूरी है डी। ठीक है, एक नियत दूरी, या इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दें तो ये ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो स्मॉल आर हम कह दें। अगर हम देखते हैं कि केंद्रीय बल लग रहा है, केंद्रीय बल हमेशा कहाँ लगता है? केंद्र पर ही लगता है। तो केंद्रीय बल की स्थिति के लिए हमेशा जो दूरी होती है वो यहाँ पर शून्य होती है, मतलब केंद्रीय बल तो केंद्र पर ही अप्लाई होता है, केंद्र पर ही लगता है, तो आर का मान यहाँ पर शून्य होता है सामान्यतः। तो परिणामी बल आघूर्ण की बात करें हम कि सूर्य के सापेक्ष ग्रह पर
जो परिणामी रूप से बल आघूर्ण लगता है वो शून्य ही होता है, क्योंकि केंद्रीय बल की उपस्थिति होती है और केंद्रीय बल केंद्र पर अप्लाई होते हैं कि या केंद्र पर लागू होते हैं। तो केंद्र से अगर हम लगने वाले बल की दूरी देखें तो वो तो शून्य ही होगी। ठीक, तो ये ऑप्शन सी भी हमारे लिए करेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं। डी, ग्रह का रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, ये कहाँ जा रहा है? देखिए, रेखीय संवेग की बात की जाए, रेखीय संवेग, अब रेखीय संवेग नियत कब रहता? जब वेग नियत रहते। तो रेखीय संवेग को अगर हम p से प्रस्तुत करें, मान होता है m गुणा रेखीय वेग। ठीक है, तो रेखीय संवेग यहाँ पर हुआ। अब हम जानते हैं द्रव्यमान तो नियत है, लेकिन वेग की दिशा जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, वेग की दिशा बदलती रहती है, तो रेखीय संवेग भी क्या रहेगा? नियत थोड़ी ना रहेगा, नियत नहीं रहेगा। केवल परिमाण में अगर सही हो तो दिशा इसकी बदलती है, तो रेखीय संवेग यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी स्थिति में अगर केंद्रीय बल उस पर लग रहा है तो उसकी दिशा हमेशा सूर्य से केंद्रीय अंदर की तरफ होगी। अब अलग अलग स्थितियों पर इसकी दिशाएं अलग अलग होंगी, तो रेखीय संवेग भी अलग अलग होंगे, तो ये नियत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।